विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो हमने उसमें 3 चरण पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813। दूसरा चरण पढ़ा था हमने औद्योगिक मुक्त व्यापार का चरण 1813 से 1858। और तीसरा चरण हमने पढ़ना बाद में वित्तीय पूंजीवाद का चरण 1860 के बाद का। तो हम दूसरे चरण तक पहुंच गए थे। दूसरा चरण जो है औद्योगिक मुक्त व्यापार, यानी 1813 से 1858 तक के बीच में क्या हुआ, उस चरण में क्या हुआ उसके बारे में पढ़ रहे हैं। 1813 में मैंने कहा एक एक्ट आया जिसमें बोला गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाता है, चाय और चीन को छोड़कर। इसका मतलब ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में क्या हो गई, समाप्त हो गई 1813 के एक्ट से। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अब क्या हो गया, औद्योगिक मुक्त व्यापार का चरण आ गया। क्या आ गया, औद्योगिक मुक्त व्यापार का चरण आ गया। यानी कोई भी अंग्रेज उधर से ब्रिटिशर्स क्या आ सकता था, यहाँ पर व्यापार करने के लिए आ सकता था, यहाँ से चीजें खरीद सकता था, अन्य देशों में अपने देश में जाकर बेच सकता था। क्लियर हो गया। लेकिन मैंने कहा नंबर जो मिलेंगे वो इस पर नहीं मिलेंगे कि कोई भी अंग्रेज वहां से आएगा, यहाँ से सामान खरीदेगा, अपने देश में जाके बेचेगा, इस पर नहीं मिलते नंबर। नंबर किस पे मिलेंगे आप, औद्योगिक मुक्त व्यापार शब्द जब आप लिखेंगे उस पर मिलेंगे। इससे आपकी मैच्योरिटी का पता चलेगा कि आप कितने मैच्योर हो लिखने में। समझ में आया, ठीक है जी। तो 1813 से 1858 भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दूसरे चरण को औद्योगिक मुक्त व्यापार का चरण कहा जाता है। इस चरण में भारत को ब्रिटिश माल के आयात का मुक्त बाजार बना दिया गया। क्या बना दिया गया, इस चरण में हुआ क्या, सबसे पहले यह ध्यान रखना आपने, भारत को ब्रिटिश माल के आयात का, यानी ब्रिटेन में जो माल तैयार हो रहा था उसको भारत में इंपोर्ट किया गया। क्या किया गया, इंपोर्ट किया गया। तो ब्रिटिश माल के आयात का मुक्त बाजार बना दिया गया। यानी वहां से जो सामान आता था उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, वो आता था, वो यहाँ पर बिकता था, वो सस्ता होता था। क्या होता था, हमारा जो सामान होता था वो महंगा होता था। एक चीज जो क्या हो रही जिसपे कोई टैक्स नहीं लग रहा तो हमेशा सस्ता ही होगा, क्योंकि कॉस्ट में ऐड होती हैं वो चीजें। जो टैक्स लगता है वो भी चीजें किसमें होंगी, कॉस्ट में ऐड होंगी। जैसे माना आप कोई चीज, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो तो महंगा क्यों हो रहा, क्योंकि उस पर जीएसटी लग रहा। जीएसटी हटा दो तो फिर सस्ता हो जाएगा। सर्विस टैक्स वगैरह सब हटा दो, क्या हो जाएगा, चीज सस्ती हो जाएगी। समझ में आया। तो 1813 ईस्वी में कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और 1833 में कंपनी की समस्त वाणिज्यिक गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। यानी 1833 में एक और एक्ट आया, उसमें बोला कि भैया अभी तक तो चाय चीन के साथ कर रहे थे व्यापार, वो भी समाप्त। तो क्वेश्चन जब बनेगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूपेण, क्या बोलेगा, पूर्ण रूपेण किस एक्ट से समाप्त किया गया, तब आपने आंसर देना 1833। जब खाली बोलेगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, तब तो बोलना आपने 1813। पूर्ण रूपेण शब्द यूज नहीं किया उसने। जब बोलेगा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूपेण समाप्त किया गया, यानी चाय का व्यापार और चीन का व्यापार भी समाप्त कर दिया, उसको बोलते हैं पूर्ण रूपेण। तब बोलना है अपना आंसर 1833 का है। क्या बोलना है, तो 1833 में कंपनी की समस्त वाणिज्यिक गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। 1833 के बाद भारत के सभी शहर, कस्बे, गांव, जंगल, खान, कृषि उद्योग और जनसंख्या का विशाल मानव समुदाय ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश पूंजीपतियों के मुक्त प्रयोग के लिए खुला छोड़ दिया गया। जितने जंगल काटने हैं काटो, जितनी खाने खोदनी है खोदो, यहां से खानों से खोदो और कहां ले जाओ, इंग्लैंड ले जाओ। समझ में आ रहा है। इसीलिए इतने सारे शब्द प्रयोग किए, शहर, कस्बे, गांव, जंगल, जंगल, खान मतलब माइंस, ठीक है, कृषि उद्योग, जनसंख्या का विशाल मानव समुदाय। यानी ये लोग और जगह भी ले गए भारत के लोगों को। कहां ले गए, जैसे कहीं किसी उपनिवेश में कुछ काम चल रहा, गन्ना उगाना है, कहीं पर कोई फैक्ट्री में काम करना है, यहाँ के लोगों को ले गए, वो वहीं बस गए। फिजी में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, फिजी सुना है आपके
और कई उसके जो उपनिवेश है वहां पर क्या भारतीय मूल के लोग रहते हैं? कहां से रहते हैं वो? यानी उस जमाने में अंग्रेजों के साथ चले गए, वो वहीं बस गए, मॉरिशस में रहते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के इस चरण में भारत का उपयोग ब्रिटेन की मशीन निर्मित वस्तुओं के एक बाजार के रूप में तथा ब्रिटेन पर निर्भर एक ऐसे उपनिवेश के रूप में किया गया जो ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चे माल और खाद्यान्न का उत्पादन और पूर्ति करे। ब्रिटेन के लिए जो खाना उगा रहा था वो ये वाला उपनिवेश उगा रहा था। कौन? भारत। कौन उगा रहा था? सबसे अच्छा चावल, सबसे अच्छा जो भी प्रोडक्ट्स होते थे वो कहाँ जाते थे? ब्रिटेन जाते थे। कहाँ जाते थे? ब्रिटेन जाते थे। अब आया साहब डिसइंडस्ट्रियलाइजेशन, अनऔद्योगिकरण। क्या भारत में अब अनऔद्योगिकरण का दौर शुरू हो गया, क्योंकि उद्योग क्या हो गए? नष्ट हो गए। भारत के छोटे उद्योग थे लेकिन बड़ी गजब की चीजें बनाते थे। ठीक है, भारत में 1800 से 1850 ईस्वी के बीच के समय को अनऔद्योगिकरण या विऔद्योगिकरण का नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आपने सन याद रखना है, आपसे उल्टा पूछेगा भारत में किस काल को अनौद्योगिकरण या विऔद्योगिकरण का नाम दिया जाता है? आपने बोलना 1800 से 1850, 1800 से 1850 एडी। ठीक है, अनऔद्योगिकरण के इसी दौर में जहां ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था, वहीं भारत में औद्योगिक पतन का दौर चल रहा था। वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ और यहां क्या हुआ? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारी इंडस्ट्री छोटी थी, ठीक है, हम क्या बोलते हैं उसको, उस पर कपड़ा बुनते थे। क्या नाम है? कबीरदास जुलाहे थे, किस पर बुनते थे कपड़ा? अरे चरखा तो सूत काटने के लिए होता है, खड्डी, चरखा, खड्डी। कपड़ा जो बनता था ना वो एक, देखा होगा आपने, जुलाहों को देखा होगा, एक मशीन सी होती थी छोटी, घर घर में होती थी, है ना? खराब, सब खत्म। क्यों? वहां क्या हो गया? वहां इंडस्ट्रीज लग गई, कोयले से चलने वाली या ना भाप से चलने वाले इंजन बन गए। कहा? ब्रिटेन में। औद्योगिक क्रांति के इस दौर में भारतीय परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास हुआ। क्या हुआ? हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास हुआ, जिसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव यह हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था अधिकाधिक विदेशी अर्थव्यवस्था के आधिपत्य में आ गई। अरे भैया, यहां से आनी शुरू हो गई। हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, जो कैसी थी? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, वो किसके हवाले हो गई? किस पर निर्भर हो गई? ब्रिटेन पर निर्भर हो गई या अन्य देशों पर निर्भर हो गई। इसलिए जब देश आजाद हुआ उस समय सुई से लेके जहाज तक सब बाहर से आता था हमारे। क्या आता था? समझ में आया? इसीलिए नेहरू ने सबसे पहले क्या किया? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो पहला पंचवर्षीय योजना बनी उसमें बोला एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, कृषि और सिंचाई पर ध्यान दिया। पहले भैया अन्न तो पूरा हो जाए। दूसरे में बोला हैवी इंडस्ट्री। क्यों बोला? क्योंकि कुछ था ही नहीं यहाँ पर, तो हैवी इंडस्ट्री लगाई गई उस जमाने में। ठीक है, अच्छा जी, अमेरिकी अर्थशास्त्री मॉरिस डी मॉरिस, क्या इनका नाम याद करना आपने? मॉरिस डी मॉरिस के अनुसार औद्योगिक क्रांति के बाद यह बदलाव अपरिहार्य था। जहां औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड के पतनशील हस्तशिल्प उद्योग ने बड़े कारखाने और उद्योगों में अपने को खपाकर स्वयं की क्षतिपूर्ति कर ली, वहीं भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1856 से 1860 के दशक में भारत में कारखानों का अस्तित्व ही नहीं था। कारखानों का अस्तित्व ही नहीं था। 1765 से 1785 ईस्वी के बीच इंग्लैंड में हारग्रीव्स ने कताई की मशीन बना दी। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कताई की मशीन किसने बनाई? हारग्रीव्स ने बनाई। भाप का इंजन किसने बनाया? जेम्स वाट ने बनाया। वाटर फ्रेम किसने बनाया? आर्कराइट ने बनाया। म्यूल किसने बनाया? क्रॉम्पटन ने बनाया, है ना? और पावर लूम किसने बनाया? पावर लूम का आविष्कार किसने किया? आंसर कार्टराइट ने। अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो मैं एक तरफ कताई की मशीन, भाप का इंजन, वाटर फ्रेम, म्यूल और पावर लूम, और दूसरी तरफ उनके आविष्कार करता, कहता मैच करो इसको, किसने? ऊपर नीचे करके देता। तो इसको क्या करो, सामने सामने पर याद करके, मतलब लिखकर उसको याद करो। ठीक है, खासकर पावर लूम का क्वेश्चन बनता है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया? आंसर कार्टराइट ने किया। ठीक है, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? आंसर आर्कराइट ने किया। म्यूल का आविष्कार किसने किया? आंसर क्रॉम्पटन ने किया। भाप का इंजन किसने किया? आंसर जेम्स वाट ने किया। और कताई की मशीन किसने बनाई? हारग्रीव्स ने बनाई। क्लियर हो गया?
18वीं सदी के ये आविष्कार अपेक्षित शक्ति के अभाव में तब तक अपेक्षित थे जब तक भारत की लूट से संचित पूंजी व्यापक पैमाने पर इंग्लैंड नहीं पहुंच जाती। आविष्कारों का क्या करना था यार, आविष्कार तुम घर में कर लो, जब तक तुम्हारे पास पूंजी नहीं है तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते उस आविष्कार का, इनोवेशन का। ठीक है, अब पूंजी, भारतीय पूंजी कहाँ संचित हुई? इंग्लैंड में संचित हुई, उद्योग लगे। परंपरागत भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन पर गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सरकार ने कहा था, इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में कोई जोड़ नहीं है। भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी है। यूपीएससी का क्वेश्चन है, हाईलाइट कर दीजिए। भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। किसने कहा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सरकार ने कहा। उसने कहा, खुद अंग्रेज होकर कहा, इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में कोई जोड़ नहीं है। क्या नहीं है? और ये होगा। व्यापार क्या होता है? उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर व्यापार में आपने अपने आप को समय के साथ नहीं बदला तो आप क्या हो जाओगे? डूब जाओगे, व्यापार डूब जाएगा। इसलिए समय के साथ साथ अपने आप को क्या करना पड़ता है? बदलना पड़ता है ना। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए। समझ में आया? नहीं आया? आ जाएगा। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, वक्त के सांचे में ढल गए, वक्त के साथ चले। कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए, वक्त के सांचे बदल गए पर वो नहीं बदले, अपने सिद्धांतों के साथ चलते हो। किसके साथ? सिद्धांत जरूरी है भाई। भारत में हस्तकला और उद्योग के पतन ने भारी निर्धनता और बेरोजगारी को जन्म दिया। किसको? निर्धनता और बेरोजगारी को जन्म दिया। इसलिए 19वीं सदी के अंत तक भारत में आधुनिक आधार पर औद्योगिकरण की आवश्यकता राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई। क्या बन गई? राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई। कार्ल मार्क्स के अनुसार यह अंग्रेज घुसपैठिया, अगला क्वेश्चन यूपीएससी का, यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी और चरखे को तोड़ दिया। यह कथन किसका है? आंसर कार्ल मार्क्स का है। तोड़ा नहीं उसने, अपने आप ही खत्म। जब खरीदारी नहीं होगा, चरखा चला के करेगा क्या? है ना। कंगी बना के शहर, गंजों के शहर में कंगी बेच के करेगा क्या? जब किसी के सर पे बाल ही नहीं रहेंगे तो कंगे का भी यूज नहीं होगा, फिर होगा क्या? नहीं होगा। तो भाई ये अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी और चरखे को तोड़ दिया। किसने कहा? आंसर कार्ल मार्क्स ने कहा। किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। पहले इंग्लैंड ने भारतीय सूती माल को यूरोपीय मंडियों से बाहर किया। क्या किया? कैसे किया? टैक्स लगा दिया, अधिकाधिक प्रतिबंध लगा दिया, बाहर हो गया भारतीय सामान, मंडियों से बाहर किया। और फिर भारत में जो सूती माल की मांग थी, वे सूती माल की बाढ़ ला दी। जो इंग्लैंड में बन रहा था उसकी बाढ़ ले आया। कहां? ठीक। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि कंपनी तथा ब्रिटिश पूंजीपतियों ने मिलकर भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को पूर्णतः नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? पहले लोग क्रीम थोड़े लगाते थे क्या? नहीं लगाते थे। अचानक एक दौर आया जब आपने देखा होगा कि कॉस्मेटिक का बाजार क्या हो गया? चरम पर पहुंच गया। भारत में मिस इंडिया बनने लगी, मतलब मिस यूनिवर्स बनने लगी, मिस वर्ल्ड बनने लगी। बताया गया कि भाई ऐसा लगाकर क्या होता है, ऐसा ऐसा बनता है। बाढ़ आ गई, अलग अलग तरह की क्रीम, अलग अलग तरह की साबुनें। पहले तो भाई शादी से एक दिन पहले हल्दी हाथ होता था, चंदन वंदन हल्दी वल्दी लगा के, वही क्या होता था। तो मतलब मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था में एक नियम है कि मांग का इंतजार मत करो, मांग पैदा करो। क्या करो? मांग पैदा की जाती है, आपको बाध्य किया जाता है सोचने के लिए इसके बगैर नहीं होगा भाई। क्या नहीं होगा? इसके बगैर आप अधूरे हो। क्या हो? अधूरे हो। समझ में आया? तो क्या किया जाता है फिर? मार्केट भर दिया जाता है और बाध्य किया जाता है। क्या करने के लिए? आपको खरीदने के लिए। अमीर व्यक्ति बड़ी बोतल लेता है शैंपू की। क्या लेता है? कंपनी कहती है यार गरीब तो ले ही नहीं रहा, उसके लिए पाउच बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? कि हर गरीब की जेब से पैसा खींचना है, उसके लिए पाउच बनाए जाते हैं। थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा पिचकू होता है, थोड़ा उससे बड़ा होता है, बड़ा होता है और भी बड़े होते हैं। सुना होगा आपने। ये अर्थव्यवस्था के क्या है, कुछ सिद्धांत हैं। ठीक है, जिसके समझ में आ गए। टाटा का नमक पता था उन्हें, हर व्यक्ति नमक खाता है। प्रॉफिट कितना है? कुछ भी नहीं, बहुत कम है। लेकिन कितने करोड़ जनसंख्या है? 140-45 करोड़ जनसंख्या है। सब नमक खाएंगे। टाटा का नमक, देश का नमक। इसका नमक
तो उद्योगपति क्या करते हैं, सोच करके, मतलब एक कंसेप्ट के साथ क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। किसके साथ? कंसेप्ट क्लिक होना चाहिए आपका। पहले इंडिया ने भारतीय सूती माल को यूरोपीय मंडियों से बाहर किया, और फिर भारत में जो सूती माल की मांग थी, वह सूती माल की, वहां सूती माल की क्या कर दी, बाढ़ ला दी। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि कंपनी तथा ब्रिटिश पूंजीपतियों ने मिलकर भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को पूर्णतः नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। करघा और चरखा, जो पुराने भारतीय समाज की धुरी के रूप में प्रसिद्ध थे, को तोड़ डाला, और भारतीय बाजारों को लंकाशायर और मैनचेस्टर, लंकाशायर वहां पड़ता है इंग्लैंड में, मैनचेस्टर इंग्लैंड में पड़ता है, क्या पड़ता है? मैनचेस्टर, मैनचेस्टर में निर्मित कपड़ों से भर दिया। आज भी तुलना करते हैं, उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं, भारत का मैनचेस्टर कहाँ है जी? यहाँ है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? वहां है। कहाँ है भारत का मैनचेस्टर? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? तो मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर एक जगह है इंग्लैंड में जहां पर कॉटन इंडस्ट्री क्या होती है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। यही तो होते हैं क्वेश्चन ग्रुप सी के, है ना? तो क्यों बोलते हैं मैनचेस्टर? क्योंकि इंग्लैंड में वहां पर कपड़ा बनता था, तो मैनचेस्टर। एक और जगह थी भाई, लंकाशायर, क्या? लंकाशायर। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरणों में वित्तीय पूंजीवाद 1860 के बाद के नाम से जाना जाता है। अब सुनो भाई, अब अगला चरण शुरू हो गया, सुन रहे हो? 1857 के विद्रोह के बाद औद्योगिक नीतियों के विरुद्ध भारतीय लोग, विशेष रूप से किसानों के रोष की सशक्त अभिव्यक्ति थी। विद्रोह के बाद ब्रिटेन और भारत के रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादी तत्वों के मेल मिलाप हो गया। क्या हो गया? पहले समझ लो कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरणों को वित्तीय पूंजीवाद, तीसरे चरण को वित्तीय पूंजीवाद, यानी 1860 के बाद का जो चरण है उसको क्या बोलते हैं भाई? वित्तीय पूंजीवाद का चरण बोला जाता है। हुआ क्या? 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह से क्या हुआ? किसके विरुद्ध था 1857 का विद्रोह? औद्योगिक नीतियों के विरुद्ध भारतीय लोगों, विशेष रूप से किसानों के रोष की सशक्त अभिव्यक्ति थी। क्या थी? किसानों के रोष की सशक्त अभिव्यक्ति थी। विद्रोह के बाद ब्रिटेन और भारत के रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादी तत्वों में मेल मिलाप हो गया। इन तत्वों की वाणिज्यिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सड़कों और रेलों, डाक और तार, बैंक और अन्य सेवाओं का विकास प्रारंभ हुआ, जिसमें अंग्रेजों को पूंजी निवेश के अवसर मिले। अरे भैया, पूंजी संचय हो गया, पूंजी संचय हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ? फिर और पूंजी आ गई। जब उद्योग लगाओगे भाई, आपने 100 रुपए लगाया उद्योग में, अब 200 रुपए आ गए, अब क्या करोगे? अब इन्वेस्ट करोगे। आप क्या करोगे? निवेश करोगे उसको। अब निवेश कहां करोगे? तो जो भारतीय बाजार की मांग थी ना उस समय, ये जो शब्द है ना, रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादी तत्वों में मेल मिलाप हो गया, इस शब्द पर नंबर मिलने हैं आपको। किस पर? मेंस में। रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादी तत्वों में मेल मिलाप हो गया, इन तत्वों की वाणिज्यिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। अब कैसे करेंगे वाणिज्यिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति? सड़क बनेंगी। क्या बनेंगी? रेल बनेंगी। रेल मतलब पटरी बिछाई जाएंगी, उसके ऊपर रेलगाड़ी चलेगी। फिर क्या चलेगी? रेल। बैंक, डाक और तार, डाक और तार, बैंक और अन्य सेवाओं का विकास प्रारंभ हुआ, यानी सर्विस सेक्टर में बैंकिंग जैसे। तो जो पैसा है ना, उससे बैंक, एक मैंने जब बैंकिंग चैप्टर पढ़ाया था इकोनॉमिक्स में, तो आपने पढ़ा होगा कि क्या अवध कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इलाहाबाद बैंक पढ़ा था। बाद में फिर वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनता है, बाद में फिर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनता है, पहले पंजाब नेशनल बैंक। सुने हो? पूरा चैप्टर पढ़ा रखा ना। कहाँ से आ रहा हो? पहले हम पढ़ रहे कि भाई अंग्रेज पूंजी लगा रहे हैं, फिर हम एक जगह पे पढ़ रहे कि भारतीयों की पूंजी से, यानी भारतीय भी लगाने लगे जिनके पास पूंजी थी। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है कि जैसे ब्रिटेन में कोई धनाढ्य लोग हैं, उन्हें बोला गया भाई भारत में रेल बिछानी है। उन्होंने कहा क्यों बिछानी है, क्या होगा? उनको बताया गया कि भाई रेल इसलिए बिछा रहे हैं और अधिक दोहन कर सकेंगे। क्या करेंगे? सामान जो देहरादून की सेलाकुई की बासमती है वो पोर्ट्स तक पहुंचेगी, पोर्ट से फिर वो बंदरगाहों से कहाँ पहुंचेगी? कई देशों में, इंग्लैंड में पहुंचेगी, है ना? एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि अगर विद्रोह हुआ दोबारा,
सैनिकों को लाने ले जाने के लिए। समझ में आ रहा है? तीसरा और बहुत कुछ, मतलब अभी कारण बताऊंगा मैं क्या क्या कारण थे, तो उनकी समझ में आ गया। तो उन्हें कहा भाई आप पैसा लगाओ, इनको पूंजीपतियों को कहा गया। पूंजीपतियों ने कहा भाई क्यों लगाएं हम? उन्होंने कहा गारंटी है, इतना परसेंट हम आपको क्या करेंगे, भाई प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट होगा तो उसमें हम इतने परसेंट आपको गारंटी देते हैं कि आपको 1,00,000 रुपए लगाओगे तो हम 1,05,000 रुपए आपको क्या करेंगे, वापस करेंगे। ठीक है, बढ़िया, गारंटी है तो क्या दिक्कत। सरकार पर जल्दी भरोसा करता है ना पूंजीपति। या इन पर करूं मैं कि ये बोल रहे हैं आप 1,00,000 रुपए दो, 1 महीने बाद सर मैं डबल करके दे दूंगा, इन पे करूंगा या बैंक पर करूंगा? बैंक बोलेगा 1 साल बाद मैं 3% दूंगा। बैंक कंफर्म, बैंक सरकार है, सरकार पर मुझे भरोसा है, मैं बैंक में जमा करूंगा, इन पर नहीं करूंगा। समझ में आया? तो क्या हुआ भाई, अंग्रेज पूंजी कहां तक थे हम? सड़क बन गई, रेल बन, अच्छा बैंकिंग पर खर्च किया उन्होंने, बैंक पर निवेश किया, क्योंकि उसमें ब्याज आता है ना। बैंकिंग में क्या आएगा, ब्याज आएगा, वो भी क्या है, कमाई है बैंक की। ठीक है, अंग्रेज पूंजीपति भारत में पूंजी निवेश के लिए इसलिए आतुर था क्योंकि वह अपनी अतिरिक्त पूंजी को सुरक्षित तरीके से यहां नियोजित कर सकता था। क्या कर सकता था? नियोजित कर सकता था, प्लान कर सकता था। उपनिवेश में मजदूरी सस्ती होने के कारण अच्छा मुनाफा कमा सकता था। क्या कर सकता था? अच्छा मुनाफा कमा सकता था। साथ ही गृह उद्योग के लिए सस्ता कच्चा माल भी निरंतर प्राप्त कर सकता था। इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर भारत को 1860 ईस्वी के बाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद का तीसरा चरण वित्तीय पूंजीवाद, 1860 के बाद का चरण जो है वित्तीय पूंजीवाद प्रारंभ हुआ। 19वीं शताब्दी के मुक्त व्यापार से उत्पन्न अंतर विरोधों और 1857 रिवोल्ट के परिणामों ने अंग्रेजों को इस बात के लिए विवश किया कि भारत में अपने व्यापारिक सामाजिक हितों की पूर्ति के लिए रेल लाइनों का निर्माण करना पड़ेगा। भाई क्या करना पड़ेगा? रेल लाइनों का निर्माण करना पड़ेगा, सड़कों का विकास करना पड़ेगा, सिंचाई के साधनों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे यार सिंचाई के साधन क्यों? अरे भैया सिंचाई के साधन होंगे तो अच्छा प्रोडक्शन होगा ना। ऊपरी गंगा नहर ऐसे थोड़े बना रहे हैं वो लोग, उनको पता है कि ठीक है फर्टाइल लैंड है, लेकिन सिंचाई अगर मिलकर डबल हो जाएगा यहाँ पर प्रोडक्शन। क्या हो जाएगा? नहर इसलिए थोड़े बना रहे थे कि आपके समूह गांव के पेपर में आएगा कि ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ, ऊपरी गंगा नहर कहां से निकलती है, इसलिए नहीं बनाया था उन्होंने। इसलिए नहीं बनाया था सिविल इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट रुड़की में कि आपसे पूछा जाएगा कि जी पहला इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है उत्तराखंड में, ये नहीं, इसलिए नहीं बनाया था। किस लिए बनाया था? क्योंकि अपना लाभ देखने के लिए। क्या देखने के लिए? उपनिवेश में सिर्फ एक और एक चीज देखी जाती है, क्या? लाभ कैसे कमाया जाए वहां से। समझ में आया? ठीक है। तो 1857 का रिवोल्ट और 19वीं शताब्दी में जो मुक्त व्यापार के कारण जो अंतर विरोध उत्पन्न हुए थे और उसके बाद 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उसके परिणामों ने अंग्रेजों को इस बात के लिए विवश कर दिया था कि भारत में अगर उन्हें अपने व्यापारिक और सामाजिक हितों की पूर्ति करनी है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? रेल लाइनों का निर्माण करना पड़ेगा, सड़कों का विकास करना पड़ेगा, सिंचाई के साधनों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, 1860 के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की शुरुआत हुई। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्या बोलते हैं इसको? पूंजी निवेश वाले प्रमुख क्षेत्र थे सरकार को ऋण। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया? सरकार को ऋण दिया, क्योंकि गारंटी होती है कि इतना ब्याज मिलेगा। दूसरा रेल निर्माण, क्या दिया? रेल निर्माण पर भी क्या होता? प्रॉफिट, क्योंकि रेल निर्माण के बाद पटरी बिछ गई, उसमें रेल चलेगी तो जो बैठेंगे वो टिकट लेंगे कि नहीं लेंगे? प्रॉफिट होना था। रेल निर्माण, सिंचाई, इरिगेशन से भी क्या होना था? टैक्स में एक पार्ट जो होता है वो सिंचाई का भी क्या खींचा जाता है कि भाई इरिगेशन वाली लैंड है, इस पर ज्यादा लगेगा क्या? टैक्स, क्योंकि इरिगेशन क्या हो रही है? सरकार की नहरों से हो रही है, तो वो टैक्स भी क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे रहा है इरिगेशन। सिंचाई परियोजनाएं हो गई। चाय के बागान किसके थे? अंग्रेजों के थे। और जो वो पत्तियां निकालने वाली महिलाएं थी उन्हें क्या दिहाड़ी दिया थी? कुछ भी नहीं, है ना। चाय, कॉफी, रबड़ के बागान, कोयला जो खोदा जाता था, मजदूर तो हमेशा ही गरीब रहा। कोयले की खानों में गया, कई बार तो काला पत्थर देखना पिक्चर, एक पानी भर जाता है, कई बार मीथेन गैस में विस्फोट हो जाता है, अंदर मर जाता है मजदूर, तो उसको मालिक को थोड़ा मतलब होता था उस समय। उसका मतलब था अधिक से अधिक कोयला निकालो, जल्दी जल्दी भरो, हम उसको बंदरगांव पे ले जाएंगे। अपने इंग्लैंड में जो उद्योग चल रहे हैं, क्योंकि उस समय उद्योग चलते थे
भाप इंजन से, और भाप के लिए चाहिए होता था कोयला, पता है। और इतना कोयला जलाया उन्होंने कि पेड़ों पे कुछ कीड़े रहते थे हरे रंग के। कैसे रंग के? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ धुआं ही धुआं, वो पेड़ क्या हो गए? काले हो गए। म्यूटेशन, क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। वो कीड़े भी क्या हो गए? काले हो गए। उनके जो बच्चे पैदा हुए उनका रंग कैसा? जो हरे रंग पर, कैमोफ्लेज बोलते हैं ना हम, एक कैमोफ्लेज की एक प्रवृत्ति होती है जान पशुओं में कि भाई कुछ कीड़े ऐसे तो पेड़ पे लगे हुए आपको दिखेंगे ही नहीं वो किस रंग, क्योंकि वैसे ही रंग कलर वो करते हैं। अब पेड़ हो गए काले इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, तो आने वाले समय में कुछ नस्लों में परिवर्तन देखे गए, वो भी कैसे हो गए? क्या बोलते हैं इसको? म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन, समझ में आया? ठीक है। जैसे आप नई जनरेशन है वो जंक फूड खा खाकर बड़ी हो रही है, और पुराने लोगों को जो जिन्होंने कभी बाहर का खाया ही नहीं उनको जंक फूड खिलाओगे हो सकता मर जाए। जो 90 साल से ऊपर के हैं उनको खिलाना कभी अजीनोमोटो, है ना, हो सकता है उनको दिक्कत हो जाए। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी उस तरह की नहीं है। समझ में आया? चलो, 1860 के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश, मैंने बता दिया आपको कहां कहां पर भाई। कॉफी, रबड़ के बागान, कोयला, खान, माइनिंग, माइनिंग में बहुत सारी चीजें आती है। जूट मिले, जूट इंडस्ट्री पे तो मैं बता दूं कि जब देश का विभाजन हुआ बड़ा नुकसान हुआ भाई हमको। सारा जूट कच्चा माल रह गया बांग्लादेश में, ईस्टर्न पाकिस्तान में चला गया। उन्होंने कहा हम तो पाकिस्तानी, हम क्यों देंगे तुम्हें? हमारी मिलें रह गई यहाँ पर, मिल सारी बर्बाद हो गई। जूट मिल क्या हो गई? जूट का जो क्षेत्र था कच्चे माल का वो आता था बांग्लादेश से, जिसको बांग्लादेश बोलते हैं आज हम, ईस्टर्न पाकिस्तान, और मिलें थी कहाँ? भारत में। तो सबसे ज्यादा कौन सा उद्योग प्रभावित हुआ बाद में? जूट। ठीक है। जहाजरानी, बैंकिंग, इन पर इन्होंने निवेश किया। औपनिवेशिक काल के तृतीय चरण में सर्वाधिक पूंजी निवेश सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में हुआ भाई। किसके? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। क्या है? उसने पूछा औपनिवेशिक काल के तृतीय चरण में सर्वाधिक पूंजी निवेश यानी इन्वेस्टमेंट जो किया गया वो किसमें किया गया? आंसर सार्वजनिक ऋण में के क्षेत्र में किया गया। क्लियर हो गया? ब्रिटिश पूंजी निवेश का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत में रेल निर्माण था। दूसरा भी याद करना आपने। पहला क्या था? पहला क्या था? सार्वजनिक ऋण। दूसरा क्या था? रेल निर्माण। इसमें रेल मतलब पटरी को बोलते हैं रेल, रेल निर्माण, पटरियां जो बिछाई गई। रेल का निर्माण लाभ की गारंटी व्यवस्था पर आधारित था। गारंटी दी गई थी निवेश करने वालों को कि भैया लाभ मिलना ही मिलना है, इसमें क्या होना है। अर्थात रेल निर्माण में ब्रिटेन का कोई पूंजीपति जितनी पूंजी लगाता था उस पर सरकार उसे 5% ब्याज की गारंटी देती थी। 1 लाख रुपए लगा के 1,05,000 अगर मिल रहे हैं तो बुरा क्या था उस जमाने में? पैसा तो आ ही रहा था ना। अंग्रेजों द्वारा भारत में रेल निर्माण का प्रधान उद्देश्य क्या था? भारत के कच्चे माल को देश के अंदर के हिस्सों से बंदरगाहों तक ले जाना, पहला। दूसरा, सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना। कहां तक पहुंचाना? कोई विद्रोह हो गया तुरंत सेना पहुंचाना, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह को सरलता पूर्वक कुचला जा सके। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास 1846 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेल लाइन 1853 में, कब? 1853 में बंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई। अब हमने अपने समय में पढ़ा भाई डलहौजी ने पहली रेल चलाई, बंबई से थाने चलाई। कहां से कहां तक? बंबई से थाने। 1853 भी याद कर लिया। आज से 25 साल 20 साल पहले पूछा उसने कि सबसे ज्यादा रेल की पटरियां किसके समय बिछाई गई। अब क्या होता है जब हम एक ही चीज को पढ़ते रहते हैं ना, डलहौजी डलहौजी, तो दिमाग में क्या होता है वो पेपर के टाइम पे स्ट्राइक करता है। बाद में पता चला कर्जन के समय बनी सबसे ज्यादा रेल लाइन है। किसके समय में? तो यूपीएससी आज से 25 साल पहले पूछ चुकी इस क्वेश्चन को। कब? 25 साल पहले पूछ चुकी कि सबसे ज्यादा रेल लाइनों का निर्माण किसके समय हुआ। आसान प्रश्न था, लेकिन अधिकतर लोगों ने उसका आंसर गलती से क्या लिखा? पहला डलहौजी के समय हुआ। डलहौजी के समय उतनी रेल लाइनें नहीं बिछी थी, सबसे ज्यादा रेल लाइनें करजन के समय बिछी। समझ में आ गया? तो बंबई से थाने के बीच में डलहौजी के समय चली भाई। 1900 में करीब करजन के समय भारत में रेल लाइनों का सर्वाधिक विस्तार किया गया। ये पॉइंट आ गया। अंग्रेजों द्वारा वाणिज्यिक और सामरिक उद्देश्यों से भारत को बिछाई गई रेल लाइनों को कार्ल मार्क्स ने आधुनिक युग का अग्रदूत कहा। ये यूपीपीसीएस वालों ने पूछा।
आधुनिक युग का अग्रदूत किसने कहा? आंसर कार्ल मार्क्स। देखो इन्होंने बिछाई तो अपने हित के लिए थी, लेकिन थोड़ा भारतीयों में भी क्या हो गया, फायदा मिल गया। एक तो संपर्क पता चल गया, क्या पता चल, संपर्क हो गया, एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से लोग ट्रेवल करने लगे, लोगों ने देखा भाई इधर ऐसा उधर वैसा, है ना। मतलब कूप मंडूक वाली जो प्रवृत्ति थी उससे बाहर आए लोग, क्या है, राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। जितने भी आप बड़े नेता देखते हैं वो रेलों में सफर करते हैं, गांधी हो चाहे उससे पहले सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो, पूरे देश में जाके क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। आईसीएस की एज इन्होंने कम कर दी, आईसीएस की एज कम कर दी, कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी करते हैं। लोगों के अंदर चेतना बढ़ते हैं कि भैया अंग्रेज ऐसा कर रहे हैं, ये जरूरी होता है। ठीक, आधुनिक युग का अग्रदूत किसने कहा? आंसर कार्ल मार्क्स ने कहा। यहां से क्वेश्चन बना हुआ, उन्होंने कहा कार्ल मार्क्स ने, आप एक बड़े देश में रेल का जाल उसके उद्देश्यों को बढ़ाने का अवसर दिए बिना नहीं बिछा सकते, इसलिए रेल व्यवस्था ही भारत में आधुनिक उद्योग का अग्रदूत बन गई। अब देखो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है, भारत में आधुनिक उद्योग का अग्रदूत किसे माना जाता है? आंसर रेल को। अब आप बोलेंगे यार ये उद्योग थोड़े है, इसमें कुछ प्रोडक्शन थोड़े हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको बोला जाता है भारत में आधुनिक उद्योग का अग्रदूत कौन है? आंसर रेल। समझ में आया? और एक बार क्वेश्चन पूछा कि भारत में कौन सा केंद्रीय विभाग ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा कर्मचारी है? आंसर रेलवे में, लाखों कर्मचारी। कितने होंगे भाई? सुना होगा आपने, रेलवे की भर्ती निकल, यहाँ वाले नहीं भरते, पता नहीं क्यों, डर लगता है यहाँ के लोगों को रेलवे से। रेलवे के फॉर्म ही नहीं भरते। मैंने नहीं सुना कभी कि कोई बच्चा आया हो कि रेलवे की तैयारी होती है। इतने लाखों की संख्या में कर्मचारी है उसमें, चाहे वो गेट पे बैठा हुआ गेट कीपर भी है से लेकर ऊपर तक जितने भी बड़े कर्मचारी जो होते हैं वो लाखों की संख्या में। सबसे बड़ा जो कर्मचारी संगठन है वो कौन सा? रेलवे का है। किसका है? रेलवे का। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के तृतीय चरण में भारतीयों द्वारा भी कुछ भारतीय उद्योगों में पूंजी लगाई गई हुई, तो कुछ अमीर भारतीय थे, रिच थे, उन्होंने भी क्या किया, भारतीय उद्योगों में पूंजी लगाई। भारतीय उद्योगों में सूती वस्त्र पहला उद्योग था जिसमें भारतीयों द्वारा पूंजी, यहां से क्वेश्चन बना, भारतीय उद्योगों में पहला उद्योग कौन सा था जिसमें भारतीयों द्वारा पूंजी लगाई गई? आंसर कॉटन इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में भारतीयों द्वारा पहली बार पूंजी लगाई गई। इस समय गुजरात और बंबई की सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में, गुजरात आपको पता ही है ना, अहमदाबाद हो गया, ठीक है। 12,00,000 से ऊपर एम्प्लॉय है किसमें? रेलवे में, ठीक है। सूती वस्त्र की प्रथम मिल 1853 में बंबई में कवासजी नाना भाई के प्रयासों से हुई। किसके? हाईलाइट करना है, सूती वस्त्र की पहली मिल कब लगी भाई? 1853 में। किसने लगाई? कहां पर लगाई? बंबई में। किसने लगाई? कवासजी नाना भाई के प्रयासों से। ऐसा लग रहा है कि कोई पारसी है। कौन है? पारसी समुदाय के हैं नाना भाई कवासजी। पारसियों के पास सबसे धनाढ्य जो कम्युनिटी है इस देश की आज भी कौन है? पारसी है। रिचेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया पारसी समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक। कभी नहीं बोला उन्होंने, कोई शिकायत नहीं की इस देश से। ईरान से भागकर आए थे, शरण लेने आए थे, भारत ने उन्हें शरण दी, वो उस चीज के लिए आज भी क्या होते हैं? थैंकफुल होते हैं। क्या होते हैं? समझ में आया? दूसरा जो रिचेस्ट कम्युनिटी है वो जैन है। कौन है? जैन है। वो भी अल्पसंख्यक है, वो तो खैर हिंदू धर्म का ही पार्ट है, ठीक है, तो उन्होंने भी कभी कोई समस्या पैदा नहीं की, ठीक है। ऐसे ही आपकी सिख कम्युनिटी है, वो भी हिंदू धर्म का पार्ट है, हिंदुओं के बीच में से ही हमारे जो गुरु थे नानक वो हुए, ठीक है, वहां भी कभी कोई समस्या नहीं हुई। वो एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने कभी भीख नहीं मांगी। कोई पूरे देश में एक भी सिख ऐसा नहीं होगा जो कहीं भीख मांग रहा होगा, ठीक है। वो क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, सेवा करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े लंगर किसके द्वारा? सिख कम्युनिटी के द्वारा चलाए जाते हैं। जहां भी कोई समस्या होती है सबसे पहले कौन पहुंचता है? सिख कम्युनिटी पहुंचती है। सम्मान कीजिए भाई। 1904-5 ईस्वी तक भारत में कुल करीब कितने? 266 कपड़ा मिलें स्थापित हुई। कितनी भाई? 266 कपड़ा मिलें बन गई। यहाँ पर भारत में कपड़ा उद्योग को 20वीं सदी में स्वदेशी आंदोलन का प्रोत्साहित किया। किसको? मैंने आपको बता दिया कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप स्वदेशी मूवमेंट चला। स्वदेशी मूवमेंट में
देश में बना हुआ प्रोडक्ट ही यूज किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, वंदे मातरम गाया गया। ठीक है। बंगाल में सिरसा एक जगह पड़ती है। भारत में पहली जूट मिल कब? 1855 में स्थापित हुई। ग्रुप सी वाले सन भी पूछते हैं। 1855 में पहली जूट मिल कहां? सिरसा, बंगाल। ठीक है। भारतीय औद्योगिकरण की दिशा में भारतीय पूंजी से निर्मित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को भैया, 1907। कहां पर? साक्षी नामक स्थान पर। कहां पर? साक्षी नहीं, साक्षी नामक जगह पर, जिसको आज जमशेदपुर बोलते हैं आप, क्योंकि जमशेद जी टाटा ने लगाई। किसने लगाई? जमशेद जी टाटा ने लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि यहां पर क्या था? सुवर्ण रेखा और खरगई नदी का संगम था। कहां पर? उन्होंने कहा पानी है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा तो सबसे पहले लेबर के बारे में सोचा जाता कि सस्ता मजदूर, और उसको या जो आवश्यकता होती है, उनको पता था, दूरदृष्टा होते हैं लोग, उनको पता होता है कि यहाँ पर एक बड़ा शहर बसेगा एक दिन, क्या होगा, तो उसकी आवश्यकता जो होगी, पानी की आवश्यकता कहाँ से होगी? नदी से होगी। दूसरा, कच्चा माल, कोयला नजदीकी मिलता था। उन्होंने कहा आयरन ओर, वो भी नजदीक मिलता है। सस्ता श्रम बिहार में मिलता है। उन्होंने कहा ये जगह क्या है? परफेक्ट है। वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन थ्योरी को जब आप देखते हैं, बिल्कुल फिट बैठती है टाटा जी पर, जमशेद जी टाटा। कहां पर लगाया उन्होंने? तो उसी को आज जमशेदपुर बोलते हैं, कभी उसका पुराना नाम साक्षी था। साक्षी। ठीक है। 1907। इतना क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया भाई? उसके बाद क्या हुआ? भारतीय पूंजी का प्रयोग ज्वाइंट बैंकों में भी हुआ, जिनका मुख्य उद्देश्य था व्यापारिक और अन्य गतिविधियों के लिए पैसा उधार देना। अब उनको पता था भाई उद्योग लग रहे हैं तो बैंकिंग भी क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा। साहूकारों के भरोसे नहीं चलेगा। साहूकार तो 100 रुपए देगा और 3 पीढ़ियों तक क्या करेगा? वसूली करेगा, और मूलधन कभी उसका पूरा होगा नहीं, ब्याज ही देते रह जाओगे। व्यापारिक तथा अन्य गतिविधियों के लिए पैसा उधार देना, इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक 1906 में खुल गया भाई। अब पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक 1907 में, सेंट्रल बैंक 1911 में, द बैंक ऑफ मैसूर 1913 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया कब? 1914 में। उसके प्रभाव भारतीय उद्योगों पर अच्छा रहा। युद्ध के दौरान साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा में कमी आई, क्योंकि वे सभी शक्तियां युद्ध में व्यस्त थी। साम्राज्यवादी सारे लड़ रहे थे आपस में, बर्बाद हो गया था यूरोप। कौन? 1492 के आसपास जो यूएसए, जिसकी कोई स्थिति नहीं थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अचानक समृद्ध हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यूरोप को जो चाहिए था वो कौन बना रहा था? अमेरिका बना रहा था। अमेरिका इतनी पूर्ति तो कर नहीं सकता, तो भारत भी कर रहा था पूर्ति। ऐसे में प्रॉफिट हो रहा था। जब दो लोग लड़ते हैं प्रॉफिट होता है कुछ लोगों का। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो कमाया किसने कमाया? अमेरिका ने कमाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और ज्यादा प्रॉफिट कमाया, वो तो चाहते ही था। क्या भाई? यूएनओ पहले बना देते ना, वहां के राष्ट्रपति ने बोल दिया था एक ऐसी संस्था होनी चाहिए, नहीं बनाया उन्होंने। यूएनओ बाद में गठित हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ये बर्बाद हो गया यूरोप, वो पूर्ति करता रहा, समृद्ध होता रहा। यूरोप का सारा सोना कहां था? अमेरिका में था। बाद में माफ किया अमेरिका ने, इतना कमा लिया था, यूरोप के कई ऋण माफ किए। किसने? अमेरिका ने। हो गया, बहुत कमा लिया, इतना समृद्ध हुआ। कौन? तो वही समृद्ध नहीं हुआ, कई देश और भी समृद्ध हुए। अमेरिका ने पूछा क्या चाहिए? उन्होंने कहा भाई बर्फ में लड़ना, जूता चाहिए। उन्होंने जूता बनाया। उन्होंने क्या चाहिए? उन्होंने कहा ये चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा खाना चाहिए जो 10 दिन तक क्या हो, 20 दिन तक सेव रह सके। उसने बनाया मैगी नूडल्स। जो जंक फूड का कंसेप्ट है, कहां से आया? वहीं से तो आया। ठीक है। उसने कहा ऐसा खाना चाहिए पर गर्म पानी डाल के हो जाए, तो उसने कहा ठीक है, सैनिकों के लिए वो खोलो। मतलब ऐसे ऐसी चीजें निकलती हैं वर्ल्ड वॉर के, जब आप वो देखोगे, वो पैकेट आज तक भी सुरक्षित है कहीं, ऐसे प्रिजर्वेटिव थे उनमें। जब वो मिलते हैं तो आज भी वो ऐसे खाते नहीं है उसको, बट आज भी वो खाना वैसे का वैसा है। डब्बे में बंद होता है, उसको खोलते हैं, उसके अंदर कई चीजें होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं, बहुत सारी चीजें। कभी आप वो देखना नेशनल ज्योग्राफी चैनल, उसमें दिखाते हैं। वेपन्स बनाए, क्या बनाए? किसने बनाए? अमेरिका ने बनाए। उन्होंने कहा कैसा हथियार चाहिए? उसने कहा ऐसा चाहिए, बना के दे दिया। इसीलिए वेपन्स का सबसे बड़ा क्या है? वो प्रोडक्शन। और सरकार ने अपने हाथ में नहीं रखा, वहां डीआरडीओ नहीं चलता, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता वहां बोलते हैं भाई कौन बनाएगा? उद्योगपति होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं, तरह तरह के क्या करते हैं, वेपन्स बनाते हैं। शोरूम्स होते हैं उनके, जैसे आपकी गाड़ियों के शोरूम, कौन सा टैंक लेना, ये डील सरकार के द्वारा होती है।
डील में सरकार की मध्यस्थता होती है, और जो जो देश हथियारों का क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि विश्व में शांति हो। वो चाहेगा कुछ ना कुछ होता रहे, डर का माहौल पैदा हो, क्या हो, डर रहे, अगल बगल के पड़ोसी लड़ते रहे, एक दूसरे पर गोलियां चलाते रहे, और हथियार क्या करें, हमसे खरीदते रहे। समझ में आ रहा है? इसीलिए जगह जगह पर हस्तक्षेप किया जाता है, किसके द्वारा? ठीक है। भारतीय पूंजी का प्रयोग ज्वाइंट बैंकों में मैंने बता दिया आपको, प्रथम विश्व युद्ध हो गया, सारी साम्राज्यवादी शक्तियां युद्ध में व्यस्त थी, फायदा किसको मिला? भारत को भी मिला, थोड़ा उद्योगों को। ठीक है। युद्ध के दौरान देश में बने सामानों को देश के अंदर और देश के बाहर एक बड़ी मंडी प्राप्त हुई। युद्ध के दौरान ठेके मिले, कच्चा माल सस्ते में मिला, उत्पादित माल ऊंची कीमतें मिली। क्या मिली? ऊंची कीमतें मिली। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सर्वाधिक लाभ भारतीय बुजुर्गा वर्ग को मिला, जिसमें प्रमुख नाम था जमशेद जी टाटा। किसको? जमशेद जी टाटा को मिला। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर हार्डिंग महोदय 1916 ने सर थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में एक भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना की। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना 1916 में किसने की? सर थॉमस हॉलैंड। सर थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में किसने? हार्डिंग ने की। कौन? ये वही हार्डिंग था जिस पर कभी बम फेंका गया था, दिल्ली राजधानी परिवर्तित हो रही थी 1912 में। रास बिहारी बोस ने योजना बनाई थी। अवध बिहारी, बसंत कुमार, अवध बिहारी और बहुत सारे क्रांतिकारी थे। समझ में आया? तो हार्डिंग ने क्या किया भाई? 1916 में सर थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में एक भारतीय औद्योगिक आयोग बनाया। 1947 में देश की आजादी के समय भारत की स्थिति, जो एकमात्र एशिया का अन्न भंडार हुआ करता था, विश्व का निर्धनतम देश बन गया। क्या बन गया? निर्धनतम देश बन गया। दादा भाई नौरोजी के प्रति, दादा भाई नौरोजी को प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता माना जाता है। पर कैपिटा इनकम निकालने वाले पहले राष्ट्रवादी नेता कौन? दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। क्या? कब कब रहे? 1886 में रहे। कब रहे? 1886 में रहे, 1893 में रहे, और 1900 देखिए जल्दी, 1905-6 देखिए, 1906 में रहे। समझ में आया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कांग्रेस का नाम इन्हीं के कहने पर कांग्रेस किया गया? इन्हीं के कहने पर कांग्रेस रखा गया नाम, चेक कर लेना। तो राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने किया था? डॉक्टर VKRV राव ने किया था भाई। किसने किया था? डॉक्टर VKRV राव। दरअसल मैं बता देता हूं, दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में बोला 20 रुपए प्रति व्यक्ति आए हैं। कितनी? 20 रुपए। अगर क्वेश्चन पूछेगा 20 रुपए याद रखना। नहीं सुनते आपकी, किसी ने एक बकरी और 25 पैसे के लिए पूरा स्वर्गाश्रम बेच दिया। स्वर्गाश्रम जिनका था वो जा रहे थे, उन्होंने कहा बेचोगे? उसने कहा बेच देंगे। क्या देगा? उसने 25 पैसा दूंगा और एक बकरा दूंगा खाने के लिए। दे भाई 25 पैसे दे, बकरा। पूरा स्वर्गाश्रम क्या कर दिया। समझ में आया? ये वो दौर था। तो 20 रुपए बताई किसने? दादा भाई नौरोजी ने। समझ में आ गया? लॉर्ड कर्जन 1901 में 30 रुपए बताई। विलियम डिग्बी, उसने कहा 18 रुपए है, वो और नीचे आ गया विलियम डिग्बी। लेकिन जो पहला वैज्ञानिक आकलन किया वो डॉक्टर VKRV राव ने, उन्होंने कहा 62 रुपए। 1931 में निकाला, बहुत बाद में निकाला। दादा भाई नौरोजी ने बहुत पहले 1867 में निकाल दिया था। यानी 1867 से 1932 तक 20 रुपए से 62 रुपए तक ही पहुंचे थे। कितना पहुंचे थे? तो सोच लो यार, 62 रुपए पर कैपिटा इनकम, क्या स्थिति रही होगी। पैसा था ही नहीं। डेनियल थार्नल ने 1847 ईस्वी तक के काल को कृषि स्थिरता का काल माना है। ये यूपीएससी पूछ सकती है ऐसा क्वेश्चन कि 1990 से 1947 तक के काल को कृषि स्थिरता का काल माना जाता है। ये डेनियल थार्नल ने कहा है। ये पॉइंट सही है कि नहीं है, ऐसे पूछती है यूपीएससी। ज्यादा बोझ नहीं डालती, आप खुद लिख के देती है, फिर पूछती कितने सही है इसमें से। सबसे अच्छा जो पेपर होता है वो यूपीएससी का होता है। वैसे सब कुछ देती है, कंफ्यूज करती है आपको, बोलती कितने सही है इसमें से। अब पहले तो ऐसे बोलना पड़ता है 1 3 सही है, या 1 3 और 4 सही है, या 2 3 और 4 सही। अब तो ये भी नहीं पूछ रही, अब तो बोल रही कितने सही है, 2 सही है कि 3 सही 4 सही है।
कितना बढ़िया पेपर होता है, नहीं होता? सब कुछ लिख के देती है। ऐसे कभी नहीं पूछेगी यूपीएससी कि कृषि स्थिरता का काल किस काल को माना जाता है, ऐसा कभी नहीं बोलेगी, खुद लिख के देगी। डेनियल थॉर्नल ने 1890 से 1947 के काल को कृषि स्थिरता का काल माना है। और ऐसी चार, एक इस चैप्टर से एक 2-3 पेज बाद, एक और पेज बाद, ऐसे करके पूरी किताब से 4 ऑप्शन देगी, बोलेगी कितने सही हैं इसमें। इसका मतलब आपका क्या होना चाहिए, अध्ययन पूरा होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक, इसमें मैं इतना ही कर रहा हूं, मैं इसके बाद धन के बहिर्गमन के बारे में बताऊंगा, ठीक है।